Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of April 2022, Wednesday. Motivation of the day is more is lost by indecision than wrong decision. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Center unlikely to dilute stake in LIC for 2 years after IPO. हम सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एलआईसी का मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाली है। हालांकि वो मार्च में लॉन्च होना था, बट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड मार्केट क्रैश वो गवर्नमेंट ने अभी के लिए फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है। बट जो एक एरिया ऑफ कंसर्न है प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए वो ये है कि एज़ पर द रीसेंट सेबी नॉर्म जो भी कंपनी पब्लिक हो रही है उसको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स फॉलो करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि सेंटर हर साल 5% इक्विटी डाइल्यूशन करेगी एलआईसी में आफ्टर आईपीओ, और जिससे थोड़े टाइम बाद एलआईसी जो है पूरी तरह से एक प्राइवेटाइज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसको लेकर के कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स थे, दे वर एक्चुअली वेरी अनसर्टन अबाउट देयर रिटर्न्स, क्योंकि जिस पर्टिकुलर एंटिटी में गवर्नमेंट का बैकअप होता है डेफिनेटली वहाँ पर रिटर्न की थोड़ी सी गारंटी तो होती ही है। बट सेंटर ने इन सारी अनसर्टनिटीज़ को दूर करते हुए क्लियर कर दिया है कि आईपीओ लाने के 2 सालों तक, एटलीस्ट 2 सालों तक गवर्नमेंट किसी भी तरह के शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन पर नहीं जाएगी, किसी भी तरह के इक्विटी डाइल्यूशन पर नहीं जाएगी। इट मीन्स 5% के आईपीओ जो अभी आने वाला है, अपना इक्विटी डाइल्यूशन जिसमें गवर्नमेंट कर रही है, 5% के अपने शेयर्स का आईपीओ ला रही है, उसके लॉन्च होने के 2 साल बाद तक गवर्नमेंट को 2 साल तक एटलीस्ट गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि गवर्नमेंट की जो इक्विटी पार्टिसिपेशन एलआईसी में है वो उतना ही बना रहे। किसी भी तरह का इक्विटी डाइल्यूशन या शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन या जो फर्दर ऑफरिंग है वो गवर्नमेंट नहीं लाएगी, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिटर्न जो हैं वो इम्पैक्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको अश्योर किया है कि अगर वो आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट इस बात की को गारंटी करती कि एटलीस्ट 2 सालों तक उनके जो रिटर्न्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी डाइल्यूशन। तो अपने रोड शो में गवर्नमेंट ने जो प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी दे दी कि सेंटर इज़ नॉट प्लानिंग फॉर लोअरिंग इट्स शेयर होल्डिंग इनटू द इंश्योरर कंपनी। और जो एलआईसी एक्ट में गवर्नमेंट ने ये भी साइड कि एलआईसी एक्ट में जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एटलीस्ट 75% की शेयर होल्डिंग आगे आने वाले 5 सालों तक मेंटेन करनी है, मिनिमम 75% की। तो जो प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के माइंड में अनसर्टनिटी थी कि गवर्नमेंट एग्जिट कर जाएगी पूरी तरीके से एलआईसी से, ऐसा नहीं होगा। And the decision will allow prospective investor concern that the future equity dilution will depress the stock price। तो गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया एलआईसी के आईपीओ में गवर्नमेंट पूरी तरीके से अश्योर्ड है, और एलआईसी में आगे आने वाले 5 सालों तक एटलीस्ट गवर्नमेंट 75% का जो स्टेक है वो मेंटेन रखेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया नाउ सेट्स साइट्स ऑन एफटीए विद गल्फ कंट्रीज। विद इन 2 मंथ इंडिया ने 2 ट्रेड पैक्ट साइन किए, एक यूएई से और एक ऑस्ट्रेलिया से। और हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि ईयू से और यूके से भी, या हम बोल सकते हैं ब्रिटेन से भी गवर्नमेंट के नेगोशिएशन, इंडिया के नेगोशिएशन चल रहे हैं एफटीए को लेकर के। अब वेस्टर्न कंट्रीज से और यूएई ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड पैक्ट साइन करने के बाद गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू इंगेज्ड विद द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज एज अर्ली एज मई एंड जून टू फाइनलाइज अ एफटीए। तो मई और जून का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं, उनसे भी अब गवर्नमेंट अपने नेगोशिएशन को, अपने इंगेजमेंट को, अपने डेलिब्रेशंस को तेज करने जा रही है इन ऑर्डर टू, या स्पीड अप करने जा रही है, फास्ट ट्रैक करने जा रही है इन ऑर्डर टू साइन द एफटीए विद फ्यू गल्फ कंट्रीज और ग्रुप ऑफ नेशंस। तो जीसीसी कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, या जीसीसी जो काउंसिल है जिसको बोलते हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इट्स अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 मेंबर कंट्रीज हैं। तो अगर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से गवर्नमेंट किसी भी तरह का एफटीए साइन करती है तो इट विल बी द एफटीए विद ऑल दीज 6 मेंबर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए
गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कौन कौन से 6 कंट्रीज मेंबर हैं। और अभी तक की अगर प्रोग्रेस की बात करी जाए तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसके साथ टैरिफ का और ट्रेड का डेटा गवर्नमेंट ने शेयर किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड पैक्ट। तो फिलहाल दोनों ही साइड जो टैरिफ डेटा है, ट्रेड डेटा है, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्च द पॉसिबिलिटी और किस तरीके से जो ट्रेड पैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएं या जो अदर एस्पेक्ट्स हैं ट्रेड डील के उनको एक्सप्लोर किया जाए। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में अगर हम देखें तो यूएई भी एक मेंबर है। हालांकि यूएई के साथ ऑलरेडी पैक्ट जो है गवर्नमेंट का साइन हो चुका है या यूएई के साथ इंडिया ऑलरेडी एक एफटीए साइन कर चुका है रिसेंटली। तो किस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट को आगे ले जाया जाएगा और कितने जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड पैक्ट में एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं, कितने एक्चुअली साइन करते हैं, क्या या जो यूएई के साथ जो ट्रेड पैक्ट जो टेम्पलेट साइन किया गया जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वही अदर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ सिमिलर सिचुएशन या सिमिलर कंडीशंस या सिमिलर टर्म्स पर फ्री ट्रेड पैक्ट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन। फिलहाल के लिए रमदान के बाद गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो ये जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएशन इंगेजमेंट डेलिब्रेशन जो है वो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी इन ऑर्डर टू वाइंड अप द ट्रेड पैक्ट इन द मंथ ऑफ जून। और तभी तक जो यूएई के साथ जो सीपा साइन हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करेगी। तो जून तक अदर गल्फ कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन हो जाएगा और जो यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा जो साइन हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन उसके रेटिफिकेशन की भी तैयारी हो जाएगी। हालांकि ये जो इंडिया यूए सीपा फरवरी में साइन हुआ था एंड द ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम इफेक्ट फ्रॉम May 1 after the Ramadan. And this is the important export scenario of India's trade with GCC nations जिसमें पिछले 4 साल का डेटा दिया हुआ। यू कैन हैव द ग्लिम्स कि बिलियन डॉलर के टर्म्स में इंडिया का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहा है हमारा गल्फ कंट्री से। दिस ग्रे बार इंडिकेट्स द एक्सपोर्ट एंड द डार्क बार इंडिकेट्स द इंपोर्ट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, जो एक्सपोर्ट है वो निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वांट्स टू एक्चुअली लीवरेज दिस in order to maintain that trade deficit और balance of payment, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं गल्फ कंट्रीज से। और अगर आप देखें मेजर कमोडिटी जो हम करते हैं इंपोर्ट दैट इज़ क्रूड ऑयल। इसकी वजह से गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए बहुत ईगर है इन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट डील करने के लिए। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई जहाँ पर इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहे हैं उसको लेकर के एक डेवलपमेंट है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉनसन इज़ ऑल प्लानिंग टू विजिट इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो शायद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश पीएम हैं, उनकी मे दिस मंथ विजिट हो सकती है। एंड ऑफ द मे दे कैन विजिट टू इंडिया। वन ऑफ द रीजन फॉर हिज विजिट इज द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज। तो अप्रैल 22 के आसपास ये विजिट हो सकती है और इस विजिट में जो फोकस रहेगा दोनों ही कंट्रीज़ का दैट इज़ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि जब से ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से इंडिया और यूके या ब्रिटेन दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के जो बाईलेटरल टाइज हैं वो इम्प्रूव हों, बिजनेस इम्प्रूव हो, ट्रेड इम्प्रूव हो। और कई टाइम से ये इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन है ये चल रहा है, बट नाउ दे वांट टू एक्चुअली वाइंड अप दिस एफटीए नेगोशिएशन। हालांकि पिछली 2 विजिट्स जो हैं वो कोविड-19 की वजह से कैंसिल हुई थी, बट इस बार एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये विजिट हो जाएगी जहाँ पर इंडिया और यूके फोकस करेंगे प्रॉस्पेक्टिव रिलेशंस पर और बिजनेस डील्स पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 12 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्रॉम 30 to 145 DRHP फाइलिंग इन फाइनेंशियल ईयर 22 जंप 5-fold। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में या हम बोल सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा कि जो IPO लॉन्चिंग है वो
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। बहुत बड़े बड़े आईपीओ लॉन्च हुए, कंपनीज ने जो फंड रेजिंग करा वो आईपीओ के थ्रू करना प्रेफर किया फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22। एंड इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ एनालिसिस यू मस्ट बी नोइंग, हमने एक न्यूज़ भी डिस्कस करी थी जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एनालिस्ट हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि यही ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 23 में भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत बड़े बड़े आईपीओज देखने को मिलेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ जिसका हम वेट कर रहे हैं दैट इज द मेगा LIC आईपीओ. So since last 2 years there is an increase in IPO filing, and if there is an increase in IPO filing, so definitely there must be increase in draft red herring prospect filing. So as per the recent data जो आया उसके according Security and Exchange Board of India में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट के फाइलिंग का जो नंबर है वो 5 फोल्ड्स तक इंक्रीज किया, 5 गुना इंक्रीज किया है in financial year 22 itself in comparison to financial year 21. financial year 22 में 5 गुना 5 times ज़्यादा DRHP फाइल हुए हैं as per the Security and Exchange Board of India. तो फाइनेंशियल ईयर 21 यानी पिछले साल हम 30 अप्रॉक्सीमेटली 30 DRHP फाइल हुए थे, जो कि नंबर इंक्रीज करके 145 तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 22 में. एंड दिस वाज ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनीज रशिंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल मार्केट सेंटिमेंट्स. तो आईपीओ को लेकर के जो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुआ है उसकी वजह से कंपनीज इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाह रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो देयर इज अ इन्फ्लक्स ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स. So because of the influx of new investors, because of the favorable market sentiments towards the IPO, because of the surge in secondary market, because of the encouraging performance of newly listed stocks, now companies are actually tapping this opportunity and they also want to bring their IPO, and that is why DRHP फाइलिंग जो है उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में. तो पिछले 10 सालों के एवरेज को भी अगर हम देखें तो 4 गुना ज़्यादा DRHP फाइल हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में. तो प्राइम का डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस स्टैंडर्ड ये क्लेम कर रहा है. और अगर कंपनीज़ की बात करें, सेक्टर्स की बात करें कि किस तरह की कंपनीज़ जो हैं उनके DRHP सबसे ज़्यादा हैं, किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा DRHP आए हैं, तो ये हम सभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. जो नई न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, न्यू एज सेक्टर से, जैसे फिनटेक कंपनीज़, ऑनलाइन ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, इन तरह की कंपनीज या इस तरह के सेक्टर से सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स फाइल हुए हैं सेबी में. तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, न्यू एज कंपनीज हैं, यूनिक सेक्टर हैं, उनसे भी जो फाइलिंग है DRHP की फाइलिंग उनसे इंक्रीज हुई है. सो अ लार्ज नंबर ऑफ फाइलिंग वाज ऑन अकाउंट ऑफ अ पुश फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स लुकिंग टू एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट. सो रीजन new investor influx, secondary market surge, newly listed stocks, positive sentiments towards IPO, and exit of venture capitalist or private equity. All these factors leads to huge record filing of draft red herring prospects with SEBI as per the Prime database. And this is the number of offer document filed with SEBI in financial year 22 इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. तो पिछले 10 सालों का डेटा कंपाइल किया है और उसके अकॉर्डिंग अगर 10 साल का एवरेज लिया जाए तो उससे भी 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज, 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22 में इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट. इससे पहले अगर हम देखें सबसे ज़्यादा 22 से पहले सबसे ज़्यादा DRHP कब फाइल हुए थे तो इट वॉज इन फाइनेंशियल ईयर 2008 एंड फाइनेंशियल ईयर 2011. और इसके बाद जो रिमेनिंग ईयर्स हैं उसमें 100 से नीचे ही नंबर रहा है. 100 के मार्क्स को केवल 3 बार क्रॉस किया है इन 3 ईयर्स में. So you can just have the glimpse of draft red herring prospects फाइलिंग एक्टिविटीज़, और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IPO को लेकर के जो सर्ज आया वो किस किस साल में आया. हालांकि अप्रूवल कितने को मिला, कितनों का एक्चुअली IPO लॉन्च हुआ, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर ऑफ डिस्कशन. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. ED समन गूगल एग्जीक्यूटिव.
सो इंस्टा ऐप बेस्ड जो लोन फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स का जो केस चल रहा था गूगल प्ले के अगेंस्ट, उसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गूगल के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया है फॉर आस्किंग द डिटेल लिस्ट ऑफ माइक्रो लेंडिंग एप्स ऑपरेशनल इन द कंट्री एंड आर लिस्टेड इनटू देयर प्लेटफॉर्म। तो जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है गूगल के अगेंस्ट फॉर इंस्टेंट ऐप बेस्ड लोन फ्रॉड, उसको लेकर के गूगल के टॉप सीईओज को ईडी ने समन किया है। सो एग्जीक्यूटिव एट गूगल हैदराबाद वर कॉल्ड टुडे टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल सच मोबाइल ऐप्स जो कि गूगल के प्ले स्टोर पर लिस्टेड हैं और वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सबका जो इन्फॉर्मेशन है वो अब गूगल से मांगी गई है। क्योंकि रिसेंटली अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि 40 एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए बोला था ईडी ने आरबीआई को बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट ऐप बेस्ड लोन फ्रॉड, जहाँ पर जो एनबीएफसी से उनके जो रूट्स थे वो चाइना में पाए गए थे और कहा था यहाँ पर एनबीएफसी जो हैं वो इंस्टेंट ऐप बेस के साथ कंबाइन करके माइक्रो लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और जिसके तहत जो कंज्यूमर का डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़ एनालिसिस, एंड 90% इज द रिकवरी सक्सेस रेट फॉर दीज एप्स। तो ईडी ने उन 40 एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए आरबीआई को बोला था। अब ईडी ने गूगल के सीनियर एग्जीक्यूटिव को समन किया फॉर गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल सच इंस्टेंट ऐप बेस्ड लेंडिंग कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट एयरलाइंस इन टॉक टू रिमूव cap on fares. So government has started discussion with the airlines about the removal of the price band for passenger फेयर्स। तो जो पैसेंजर फेयर को लेकर के जो प्राइस कैप लगा था एविएशन कंपनीज पर, उसको अब रिमूव करने की बात हो रही है। इंडिगो, विस्तारा अगेंस्ट लिमिट, स्पाइस जेट गो फर्स्ट नॉट ऑन बोर्ड। तो जो ये नेगोशिएशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई और गवर्नमेंट और एयरलाइंस की, ये एक डिमांड के बाद स्टार्ट हुई। क्या डिमांड? कुछ एयरलाइंस ने गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि जो प्राइसिंग कैप गवर्नमेंट ने लगा रखा है फेयर पे, एयर फेयर पे, उस प्राइसिंग कैप की वजह से जो एविएशन कंपनीज हैं दे आर नॉट एबल टू फुली रिकवर इन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से regulation is a hurdle. Regulation is becoming a hurdle to full-fledged recovery in the domestic air traffic. And this is the present situation of aviation industry. कितनी फ्लाइट्स चल रही हैं और क्या नंबर ऑफ पैसेंजर फुटफॉल कितना है। फाइनल डिसीजन इन दिस मैटर विल बी टेकन बाय द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एज पर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर। फिलहाल के लिए जो कैप को रिमूव करने का डिस्कशन है वो स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विल मूव ऑन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट पुशेस स्टील प्राइसेस टू फ्रेश रिकॉर्ड हाई। हम सभी कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, देयर इज द इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस एज वेल। और कमोडिटी प्राइसेस की वजह से ही मार्केट में इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो द सर्ज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस अगेन prompted the major steel companies to increase the price in the month of April. तो पिछले लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूसली जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो प्राइस हाइक कर रही हैं। बट जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, उसको देखते हुए कंसेक्यूटिव 3 मंथ इस बार भी जो स्टील मेकिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस हाइक। JSW, Nippon Steel, Jindal Steel are among the top private sector steel makers that have increased the price of hot rolled coil, a benchmark for flat steel, by 4,000 to 5,000 a ton. और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कॉस्ट इंक्रीज कर दी है। डेफिनेटली वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इंक्रीज इन steel prices, क्योंकि steel is one of the very important raw material that used into many other industries. बहुत सारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे सेक्टर्स में एज ए रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड यूज़ होता है। तो डेफिनेटली अगर स्टील के प्राइसेस कंटिन्यूसली, मेटल के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड मेनी अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, CPI पर हमें देखने को मिलेगा। नंदलेस इसके बाद भी जो स्टील मेकर्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ स्टील consecutively in
लास्ट 3 मंथ्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, HDFC बैंक्स टू बी 6th बिगेस्ट लेंडर ग्लोबली इन मार्केट कैप। कल हमने डिस्कस किया HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हो गया और आगे आने वाले 18 महीनों तक वो मर्जर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एंड फॉलोइंग दिस मर्जर with its parent and promoter Housing Development Finance Corporation HDFC Bank would become one of the most valuable lender globally in terms of market capitalization। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर HDFC इस समय 6th बिगेस्ट ग्लोबल लेंडर बन चुका है। टॉप 5 कौन कौन से हम देख सकते हैं, JP Morgan, बैंक ऑफ अमेरिका, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक एंड चाइना मर्चेंट बैंक्स। तो ये टॉप 5 और बिगेस्ट ग्लोबल लेंडर्स हैं। और इसके बाद अब छठे नंबर पर HDFC बैंक और प्लस HDFC आ चुका है। तो जब रिसेंट मर्जर हुआ है उसके बाद HDFC बैंक्स हैज़ बिकम द 6th बिगेस्ट lender globally in terms of market capitalization। Student, mind it, in terms of market capitalization, not the asset size। अगर हम asset size को देखें तो huge difference हमें देखने को मिलेगा। अगर हम देखें जो जस्ट पहले जो 5th नंबर पर जो बैंक है, जो HDFC से जस्ट पहले बैंक है, दैट इज़ चाइना मर्चेंट बैंक, उसका जो असेट साइज है अप्रॉक्सीमेटली $1455 बिलियन है और HDFC का कितना है 380। तो असेट साइज नहीं, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इवन अगर आप देखें थोड़ा सा पेक्यूलर फाइंडिंग आपको दिखे कि जो HDFC के बाद जो लेंडर है यानी 7th पोजीशन पर जो लेंडर है उसका असेट साइज HDFC से ज़्यादा है। HDFC का 380, जबकि जो छठे नंबर पे है दैट इज़ वेल्स, उसका असेट साइज $1948 बिलियन है। तो डू नॉट गो इनटू द असेट साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन HDFC has became the 6th biggest lender globally। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.